हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बिहार डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में 6 अप्रैल 2024 को पूछे गए इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं। स्टार्टिंग में फ्रेंड्स मैंने कुछ सब्जेक्ट के क्वेश्चंस का आंसर टिक कर रखा है, तो आप चाहो तो इनको कर सकते हो और एक बार आप चेक भी कर सकते हो कि क्या इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको पता था या नहीं। ओके, और एक बार मैं फिर से आपको टॉपिक बता दूंगा कि हिंदी में कौन कौन से टॉपिक से जो है टोटल 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंग्लिश में कौन से टॉपिक से आते हैं, ताकि फ्रेंड्स आप लोग तैयारी करने में थोड़ा आसानी हो जाए। आपको वही टॉपिक पढ़ो जिससे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, क्योंकि टॉपिक अगर नहीं पता है, आप कुछ भी पढ़ रहे हो और टाइम 1 महीना लगभग है आपके पास, तो ऐसे में कौन सा टॉपिक आपका होगा कौन सा नहीं होगा, तो वही करो जिससे आपका कुछ नंबर आ जाए। ठीक है ना। इंग्लिश के क्वेश्चंस का आंसर मैं टिक नहीं किया हूँ, उसको हम करेंगे और फिर आप लोग चेक करके बताइएगा कि 20 में से मेरे इतने क्वेश्चन सही हुए हैं, ताकि सभी को पता लगे कि कितना उनका स्कोर हो रहा है और आपका कितना हो रहा है, जब आप एक दूसरे को बताओगे कमेंट बॉक्स में। तो देख लीजिए, पहले मैं बताता हूँ, रस और अलंकार से 3-3 या 4-4 क्वेश्चन आता है। मतलब कि रस अलंकार कर लेते हो तो 5 से 6 नंबर तो आपके ऐसे ही यहाँ पर कंप्लीट है। बाकी छंद से आता है, मुहावरे से आता है, शुद्ध और अशुद्ध वाक्य से यहाँ पर आता है आपके क्वेश्चन, शब्द शक्ति से आता है, पदवंत से आता है, ये ध्यान रखिएगा। मैथ के जो क्वेश्चन है ना, वो क्लास 9th और 10th के एनसीईआरटी से ही आते हैं, इसमें कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन नहीं देते हैं। ठीक है ना। तो इसको आप इजीली कर सकते हो। अपने अगर शून्यक निकाला है, द्विघात समीकरण आपने पढ़े हैं, देख लीजिए। मैथ का क्वेश्चन बहुत आसान है, यहाँ पर टॉपिक आप खुद देख सकते हो, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। 10 तक मैथ अगर आपने अच्छे से किए तो इजीली कर लोगे। और हाँ, एंट्रेंस एग्जाम में सबसे पहले आपको मैथ के क्वेश्चंस नहीं करने हैं और रीजनिंग के भी नहीं करने। पहले पहले आपको करना है साइंस के, सोशल स्टडी के, उसके बाद हिंदी के, उसके बाद इंग्लिश के, उसके बाद आपको मैथ के और रीजनिंग के करना है। क्योंकि होता क्या है, फर्स्ट टाइम जब हम एग्जाम देते हैं हमें पता नहीं होता है कि मैथ के क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगेगा। टाइम पता नहीं चलता है, 25 क्वेश्चन करने में 1 घंटा हम लगा देते हैं और कोई कंफर्म भी नहीं है कि मैथ में हमारे अच्छे नंबर आएंगे, लेकिन आता हुआ क्वेश्चन बाकी सब्जेक्ट के, जैसे हिंदी हो गया, सोशल स्टडी, साइंस हो गया, छोड़कर चले आते हैं। तो बाद में याद आता है, यार जो आ रहा है वही मैं छोड़ दिया मैथ के। तो इसलिए वो सब्जेक्ट करो जो आपको आ रहा है और लास्ट में उस सब्जेक्ट करो जो आपको नहीं आ रहा है, ताकि वो छूट भी जाए तो कोई दिक्कत ना हो। ये आपने सुने होंगे क्लास, जब हम एग्ज़ाम देते थे स्कूल में तो टीचर ऐसे ही कहते थे, वो साइंस के थोड़ा सा टफ आएगा घुमा कर क्वेश्चन, तो इसको समझना पड़ेगा। लेकिन सोशल स्टडी के जो क्वेश्चन है ना, वो बहुत आसान आता है। क्लास 9th और 10th के ही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के आता है, एसएसटी के। ठीक है ना। देख लीजिए आप यहाँ पर हिटलर वाला आप टॉपिक क्लास 9th 10th हिस्ट्री में आपने पढ़े हैं। बाकी सोशल स्टडी के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए, उससे आप कर सकते हो। चलिए मैं ओपन करता हूँ क्वेश्चन। पहले आप हिंदी के टॉपिक देख लीजिए, कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, संधि से 1 क्वेश्चन आएगा, समाज से 2 क्वेश्चन, वर्णमाला से 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लेते, कई बार नहीं पूछते। उपसर्ग से 1 क्वेश्चन आएगा, रस से 3 या 4 या कई बार 5 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये शिफ्ट पर मैटर करता है और डेज पर। उसके बाद अलंकार से 4 या 5 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, सबसे ज़्यादा रस और अलंकार से आता है। पदवंश से 1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वाच्य से 1, मुहावरे से 1 या 2 क्वेश्चन आता है। उसके बाद शुद्ध अशुद्ध से 1 आता है या नहीं भी आता है। ओके। उसके बाद तत्सम तद्भव से 1 आएगा या नहीं भी आएगा। काव्य गुण से 1 आएगा ही आएगा, छंद से आएगा ही आएगा, विलोम से आएगा या नहीं भी आएगा। ओके फ्रेंड्स, निपात से आएगा, पर्यायवाची से 1 आएगा और अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द। मतलब ये है टोटल वेटेज। इन टॉपिक्स आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं टोटल 25, जो मैंने बता दिया है प्रीवियस ईयर देखकर। तो इन टॉपिक को कर लेते हो तो 25 नंबर आपके पक्के हैं। वहीं इंग्लिश के आप टॉपिक देख लीजिए यहाँ पर, इसमें शायद हाँ पंचुएशन मार्क भी है, देख लीजिए, इन्हीं से आएंगे। तो आप किसी भी तरीके से बुक से कर लो, यूट्यूब पे सर्च करके कर लो इन टॉपिक को, या आप प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग कर लो। चलिए अब हम इंग्लिश के क्वेश्चंस करते हैं 20 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंग्लिश का, विच टेंस इज यूज टू सो द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन बाय अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर। कौन सा ऐसा टेंस है जो कि फ्यूचर में किसी कार्य को कंप्लीट होने का बोध कराता है। ठीक है ना, फ्यूचर में, तो वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, हो चुका होगा, है कि नहीं फ्रेंड्स, इन अ सर्टेन टाइम में। ठीक है ना, मैं जो है कल शाम 4 बजे तक पहुंच चुका हूँगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। समझिएगा, हो सकता है आपका पहला सही हो। ठीक है ना, चेक करते रहिएगा। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शन। आपको बताना है, ये भी टाइम एंड टेंस से है, 2 क्वेश्चन। आपको बताना है कौन सा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यूज होगा इनमें से। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले आप सेंटेंस को पढ़कर समझिए क्या अर्थ दे रहा है।
आई डैश यू माई लास्ट ईयर्स बुक, मतलब मैं तुम्हें जो है अपने लास्ट ईयर बुक को दूंगा या उधार दूंगा, तो यहाँ पर सेल लेंड यूज होगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से, नरेशन से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, तो आप चाहो तो इनके रूल्स को आप जो है पढ़ सकते हो बुक से या यूट्यूब पे सर्च करके। ओके, वैसे मैं आपको इसका शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं कैसे आप पहचान सकते हो कि क्या आंसर इसका होगा। देखिए फ्रेंड्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या है कि डायरेक्ट स्पीच दे रखा होगा और उसको आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। अब बिहार डीएलएड में क्या है कि डायरेक्ट स्पीच को ऑलरेडी इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करके दे रखा होता है, कुछ ही चीजें हैं जो हमें बताना होता है, तो इजिली आप बता दोगे रूल अगर आपको नहीं भी पता है तो। कैसे, पहले तो आपको क्या है ना, जो हमारा जो डायरेक्ट स्पीच है वो इन्वर्टेड कोमा में होगा, ठीक है ना, जैसे ऊपर में दे रखा है आई लव चॉकलेट्स आफ्टर डिनर सी टोल्ड। तो आपको 2 चीज चेक करना है, पहला तो आप उसका जो है ना सब्जेक्ट का पर्सन चेंज कर लीजिए, सॉरी पर्सन चेक कर लीजिए कि फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, और ये चेक कर लीजिए कि वहां पर किसी मेल के बारे में बात किया जा रहा है या फीमेल के बारे में। अगर फीमेल के बारे में बात किया जा रहा है तो फिर वहां पर सी यूज होगा, और मेल तो फिर ही यूज होगा। अब देखिए, इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला जो सेंटेंस है ना, इसमें आप चेक कीजिए, यहाँ पर सी यूज किया गया है, तो सी यूज किया गया लड़की के बारे में बात की जा रही है, मतलब कि आई लव चॉकलेट्स आफ्टर डिनर सी टोल्ड, उसने कहा कि मैं जो है डिनर के बाद चॉकलेट खाना पसंद करती हूँ, पास्ट में ये बात उन्होंने कहा है। अब ये बात डायरेक्ट में उन्होंने कहा है, अब उसकी बात को हम जो है इनडायरेक्ट में चेंज करके किसी थर्ड पर्सन को बता रहे हैं, ठीक है ना। मान लीजिए हम और आपके बीच, हमारी और आपके बीच बात हुई, आपने कहा कि आई लव चॉकलेट्स आफ्टर डिनर, ठीक है ना, और आपका नाम मान लीजिए कि यहाँ पर पंकज है। अब आपकी बात को मैं किसी तीसरे व्यक्ति को बता रहा हूँ, ठीक है ना, तो तीसरे व्यक्ति को जब मैं आपको बताऊंगा तो पंकज के लिए तो मैं क्या यूज करूंगा, जैसे पंकज ने अपने लिए आई का यूज किया था जब हम दोनों के बीच में बात हो रहा था, फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन के बीच में। लेकिन अगर हम उसी की बात को किसी तीसरे व्यक्ति को बता रहे हैं तो आपने अपने लिए आई जो यूज किया था उसके स्थान पर मैं ही यूज करूंगा। अब यहाँ पर लड़की है तो फिर मैं सी यूज करूंगा, तो इसीलिए इनडायरेक्ट स्पीच में देख लीजिए सी का यूज किया गया है। सी सेड दैट, उन्होंने कहा कि अब कौन चॉकलेट पसंद करती है डिनर के बाद खाना, तो सी पसंद करती है, लड़की है यहाँ पर, तो सी यूज होगा। बस यही चेक करके हम डायरेक्ट आंसर लगा देंगे, हमें और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बाकी आप देख लो, क्योंकि जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो पर्सन हमारा हमेशा थर्ड में आ जाता है, थर्ड पर्सन वो चेंज हो जाता है। ओके, तो थर्ड पर्सन का हमारा सी है, दे है, ही है, और वो लड़की है तो सी यूज कर लेंगे। वहीं पर अगर ही टोल्ड आई लव चॉकलेट आफ्टर डिनर तो ही में हम चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा नरेशन से है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन में एक गलती है, कैसे, तो देखिए नंदिनी यहाँ पर लड़की है तो यहाँ पर ही यूज किया गया है जो कि गलत है, सी करना चाहिए था, टाइपिंग में हो गया मिस्टेक, ठीक है ना। अब दूसरा चीज क्या है ना कि आपको एक चीज चेक करना होता है डायरेक्ट स्पीच का टेंस। अब देखिए, नंदिनी सेड आई वॉच प्लेइंग क्रिकेट इन द मॉर्निंग, अब ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है ना, तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस वाला परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाता है, ये ध्यान रखना चाहिए आपको। तो वॉच जो है वो हेड में चेंज हो जाएगा, और जब हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाते हैं तो हेड के बाद बिन यूज करते हैं, फिर वर्ब की वही फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाला करते हैं। तो यहाँ पर नंदिनी टोल्ड हो जाएगा सेड का, नंदिनी टोल्ड, और किससे कहा, तो मुझसे कहा, तो नंदिनी टोल्ड मी दैट सी, ठीक है ना, सी बताया ना नंदिनी के लिए सी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट इन द मॉर्निंग, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, हैड बीन, देख लीजिए कहाँ पर है, हाँ बी हो जाएगा करेक्ट, बाकी तो सारा गलत है। तो आपको अगर डायरेक्ट में जो टेंस है उसको इनडायरेक्ट में कौन सा टेंस में चेक करते हैं ये रूल भी पता है तो भी पता लगा लोगे। तो एक बार आप यूट्यूब पे सर्च करके एक बार अच्छे से डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच सीख लीजिएगा। वैसे मैं भी करवा चुका हूँ ऑलरेडी, मेरे चैनल पे आप लोग जाइएगा तो प्लेलिस्ट में आपको सारा इंग्लिश के क्लासेस मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन फाइनाइट वर्ब, ये ऑलरेडी मैं आपको करवा चुका हूँ, फिर से मैं आपको समझा देता हूँ नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, ध्यान से समझिएगा आप लोग फ्रेंड्स, अगर आप समझ लेते हो आज की इस वीडियो में नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, तो 2 नंबर कम से कम आपके पक्के हो जाएंगे, और 2 नंबर जोड़ जोड़ के हमारे 20 होंगे, ठीक है ना। देखिए, नॉन फाइनाइट वर्ब समझने के लिए सबसे पहले आपको वर्ब समझना होगा। तो देखिए, वर्ब जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है फ्रेंड्स फाइनाइट वर्ब और दूसरा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। ओके, तो फाइनाइट वर्ब जिसका यूज हम मेन वर्ब के रूप में करते हैं जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं, जैसे आई एम रीडिंग, तो यहाँ पर एम तो यूज हुआ है एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और रीडिंग जो है यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में हुआ है। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो प्लेइंग जो है यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है, तो उससे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और जो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है वो मेन वर्ब के रूप में यूज नहीं होता है। कैसे नहीं होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर, तो पहले आप इसको समझ लीजिए, नॉन फाइनाइट वर्ब 3 प्रकार के होते हैं और तीनों टाइप से क्वेश्चन आते हैं। पहला होता है इन्फिनिटिव, दूसरा होता है जेरन, और तीसरा होता है पार्टिसिपल। तो जो इन्फिनिटिव होता है ना, उसमें पहचानने का क्या तरीका है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले 2 प्रीपोजिशन दिया होगा, तो वो हमारा
इन्फिनेटिव होता है और किसका टाइप है, नॉन फाइनाइट वर्ब का। तो आपको इन्फिनेटिव नहीं बताना, आपको डायरेक्ट बताना है कि नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक ना। और दूसरा होता है हमारा वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मतलब कि वो आपका आईएनजी फॉर्म में होगा। जैसे आई एम रीडिंग बुक, अब रीडिंग यहाँ पर जो मैं यूज किया हूँ आई एम रीडिंग बुक, तो रीडिंग जो है ना ये यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है। लेकिन अगर यही मेन वर्ब के रूप में यूज नहीं होता तब ये हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाता, जेरन। तो कैसे फिर इसका यूज होता है, कहाँ पर भाई, ये भी तो पता होना चाहिए ना, क्योंकि फिर तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। क्योंकि आईएनजी वाला जो वर्ब है वो मेन वर्ब के रूप में भी यूज होता है और मेन वर्ब के रूप में नहीं भी यूज होता है। तो देखिए ये तो फाइनाइट वर्ब दे रखा है। अब इसमें फाइनाइट वर्ब आपको पता है ऐसे वर्ब जो सेंटेंस के सब्जेक्ट और टेंस के मुताबिक अपना रूप बदल देते हैं, उससे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे पहला और दूसरा सेंटेंस जो आप देख रहे हो ये इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, वहीं पर थर्ड वाला जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट में है। तो टेंस के अकॉर्डिंग अपना रूप बदल देता है। जैसे यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यूज किया गया है वांट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, वहीं पर पास्ट में चेंज कर दिया है तो थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, तो टेंस के अकॉर्डिंग अपना रूप बदल दिया ना, तो उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। मतलब ये मेन वर्ब के रूप में यूज होता है। वहीं पर जो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है वो टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना रूप नहीं बदलता है। टेंस चेंज करोगे तो वो उसी फॉर्म में रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। जैसे देखिए पहले और दूसरे वाले सेंटेंस में आप देखोगे तो टू राइट यहाँ पर इन्फिनेटिव है, मतलब हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है, और थर्ड वाले में टेंस चेंज हुआ है, लेकिन मेन वर्ब तो चेंज हो गया है ये, लेकिन हमारा इन्फिनेटिव जो हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है वो चेंज नहीं हुआ है, उसी रूप में है कि नहीं। तो ये है। अब दूसरा तरीका पहचानने का मैं बताता हूँ। नॉन फाइनाइट वर्ब पहचानने का दूसरा तरीका ये है कि ये या तो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होगा या ऑब्जेक्ट के रूप में। नॉन फाइनाइट वर्ब कभी भी मेन वर्ब के रूप में यूज नहीं होगा, या तो सब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में। जैसे ऑब्जेक्ट के रूप में आप लोग देख सकते हो, है कि नहीं। और बाकी ये तीनों जो वांटेड देख रहे हो ये आपको पता है मेन वर्ब है, तो ये मेन वर्ब के रूप में यूज होता है। बाकी नॉन फाइनाइट वर्ब मेन वर्ब के रूप में यूज नहीं होता है। तो तीनों टाइप इसको हम सही से पढ़ लेते हैं। देखिए तीनों टाइप पहचानने का तरीका आपको पता चल गया। तो इन्फिनेटिव में क्या है फ्रेंड्स, आपको पता है, इसको आप पढ़ लीजिए। सामान्य वर्ब के उस रूप को इन्फिनेटिव कहा जाता है, उस रूप को इन्फिनेटिव कहा जाता है जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में रहता है। वर्ब के इस रूप पर सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही टेंस का। ओके, अब देखिए जो इन्फिनेटिव होता है ये दो प्रकार के होंगे। तो कैसे पता चलेगा, एक टू के साथ वाला होगा, जैसे यहाँ पर टू गो, तो यहाँ पर गो हमारा इन्फिनेटिव मतलब नॉन फाइनाइट वर्ब है, और दूसरा विदाउट टू के साथ होगा, ठीक है ना, विदाउट टू प्रीपोजिशन के साथ होगा। तो कैसे पता चलेगा, तो आप पता लगा लीजिएगा एज अ मेन, मतलब कि या तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होगा, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर गो ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है तो ये हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। जबकि लेट जो है यहाँ पर एज अ मेन वर्ब है, यूज किया गया है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये पता चल गया। और हाँ, नॉन फाइनाइट वर्ब में जो इन्फिनेटिव है उसका पैसिव फॉर्म आता है, पैसिव फॉर्म पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, मैं आपको शो करूंगा पैसिव वाला। तो उसमें क्या है ना कि उसमें क्या है कि मतलब उसमें बी यूज दे रखा होगा। जैसे ये जो आप देख रहे हो, हाँ ये वाला वेयर इन्फिनेटिव नहीं, ये वाला यहाँ पर जैसे देखें टू बी गोन, टू बी कम, तो आप पहचान जाइएगा कि हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब मतलब इन्फिनेटिव का ही है नॉन फाइनाइट वर्ब। तो आपको बता देना जैसे इसमें कौन सा नॉन फाइनाइट वर्ब है, तो ड्रंक हो गया, इसमें कम हो गया, इसमें गोन हो गया, ये हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक ना, मतलब इन्फिनेटिव। उसके बाद आता है दूसरा जेरन। जेरन में क्या है फ्रेंड्स, आपको जो है ना आईएनजी फॉर्म में देखने को मिलेगा जो हमारा जेरन होता है। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे मैं यहाँ पर एक सेंटेंस बोलता हूँ, आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, तो रीडिंग जो है यहाँ पर एज अ मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है, तो रीडिंग यहाँ पर हमारा जेरन नहीं होगा, नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं होगा। लेकिन रीडिंग इज अ गुड हैबिट अगर मैं बोलता हूँ तो रीडिंग यहाँ पर जो है जेरन मतलब नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। अब आप कहिएगा कैसे, तो रीडिंग का यूज मैंने एज अ सब्जेक्ट के रूप में किया है, और मैंने आपको बताया था कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है या तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होगा, मेन वर्ब के रूप में नहीं होगा, ठीक है ना। तो जैसे आई एम रीडिंग, रीडिंग वहाँ पर मेन वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है, वहीं पर रीडिंग इज अ गुड हैबिट, तो रीडिंग यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, तो वहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब होगा। जैसे वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज, तो यहाँ पर वॉकिंग जो हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब ही लाइक्स रीडिंग स्टोरी, तो यहाँ पर लाइक्स जो है ये मेन वर्ब है, जबकि रीडिंग जो है यहाँ पर हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है। इस तरीके से पहचान सकते हो। फॉन्ड ऑफ यहाँ पर मेन वर्ब है, जबकि प्लेइंग यहाँ पर हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है। टेंस और सब्जेक्ट अकॉर्डिंग ये चेंज नहीं होगा। जैसे ही लाइक्ड रीडिंग स्टोरी, देखिए अगर टेंस चेंज करेंगे, पास्ट में बनाएंगे, तो लाइक्स का लाइक्ड हो जाएगा पास्ट में, लेकिन रीडिंग तो वही रहेगा, ये अपना फॉर्म नहीं बदलेगा, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पर वॉकिंग विगेन यहाँ पर जो है यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है, जबकि वॉकिंग यहाँ पर हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब मेन वर्ब के रूप में यूज नहीं हुआ है। ये इस तरीके से पहचानने का तरीका है। ओके, उसके बाद आता है पार्टिसिपल। तो इसके ज़्यादा फॉर्म नहीं पूछे जाते हैं, इसमें ये दोनों नहीं आएगा, ठीक ना। इसमें आपका पहचानने का तरीका ये है, जैसे ये हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया, सो यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है। वहीं पर द वर्क हैज टायर्ड हिम, तो यहाँ पर टायर्ड का यूज एज अ मेन वर्ब के रूप में किया गया, तो इसमें कोई भी नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं है। जबकि ए टायर्ड मैं बताया हूँ ना कि या तो मेन वर्ब मतलब कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब है या तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होगा, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है टायर्ड का, तो यहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया। अब आप लोग इजीली फ्रेंड्स बता सकते हो क्वेश्चन नंबर 95 में करेक्ट आंसर क्या होगा। द रेन केम पॉरिंग डाउन इन टोरेंट्स। देखिए
आपको चेक करना है कि कौन सा वर्ब जो कि मेन वर्ब के रूप में यूज नहीं किया गया है, क्योंकि जो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है वो कभी भी मेन वर्ब के रूप में प्रयोग नहीं होता है, या तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होगा। देखो यहाँ पर पॉरिंग डॉन, ये जो है यहाँ पर हमारा क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब। वैसे आपको पता है फ्रेंड्स, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो कि वर्ब प्लस में प्रीपोजिशन जुड़े होते हैं, वो फ्रेजल वर्ब आते हैं, लेकिन हमें बताना है तो ये वाला जो हमारा यहाँ पर है नॉन फाइनाइट वर्ब है, जबकि केम जो है यहाँ पर हमारा मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है, तो इसलिए ये नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं होगा। पॉरिंग, ठीक है ना, ये हमारा हो जाएगा नॉन फाइनाइट वर्ब। कौन सा टाइप है, जेरन है कि नहीं। उसके बाद पी कॉट द नॉन फाइनाइट वर्ब इन द गिवन सेंटेंस, ही इज अ मैन टू बी एडमायर्ड। यहाँ देखिए पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव पूछा है, और आपको मैंने बताया था कि एक टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला जो होता है इन्फिनिटिव होता है, जिसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब का ही तो टाइप है ना, और दूसरा पैसिव फॉर्म में भी आ जाता है। तो देखो आपको ये मतलब ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, बता देना है। देखिए वी जो है यहाँ पर हमारा पैसिव फॉर्म में चेंज है ना, इसलिए बी लगा, डायरेक्ट हमें एडमायर्ड बता देना है, ये हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। जबकि बी यहाँ पर जो यूज़ हुआ है एज अ मेन वर्ब के रूप में यूज़ हुआ है, ठीक ना, पैसिव फॉर्म में, तो एडमायर्ड यहाँ पर हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पैसिव वॉइस आपको बनाना है। एक्टिव वॉइस में दे रखा आई एम टू डू इट, जैसे मुझे करना है, मुझे जाना, आई एम टू गो, मतलब जहाँ पर जरूरी नहीं हो, जहाँ पर जरूरी हो तो आई हैव टू गो, आई हैव टू डू इट, है ना। तो इसको हमें जो है पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, इसका क्या रूल है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है जैसे आपको टेंस तो वही पता है ना, इंडेफिनिट में हुआ तो इंडेफिनिट में हम करते हैं, और बाकी थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है। और आई का आपको पता है, जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं किसी एक्टिव वॉइस का, तो उसका जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर चला जाता है, और ऑब्जेक्ट में आपको पता है हम ऑब्जेक्टिव वॉइस यूज़ करते हैं, ठीक है ना, सॉरी ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ करते हैं। जैसे आई का ऑब्जेक्ट केज, हाँ, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी हो जाएगा, जब हम इसको ऑब्जेक्ट के स्थान पर लेकर जाएंगे तो ईट आ जाएगा, और ईट के साथ आपको पता है इज यूज होगा, क्योंकि हमारा सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट का है, तो प्रेजेंट का ही हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो इट इज टू बी डन बाई मी, ठीक ना, यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इट इज टू बी डन बाई मी, ठीक ना। आई को हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर लेकर जाएंगे तो आई मी में चेंज हो जाएगा, ओके। और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आता ही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, देखिए यहाँ पर फिल अप द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन। ये है फ्रेंड्स, किससे पूछा गया है ये, शायद इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स पंचुएशन मार्क्स। देखिए पंचुएशन मार्क के कई बार सिंबल दे रखे होते हैं, कई बार इस तरीके से पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पर पंचुएशन मार्क होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पंचुएशन मार्क से पूछा गया है, व्हेन वी ज्वाइन टू और मोर वर्ड्स टू फॉर्म अ कंपाउंड नाउन या एडजेक्टिव वी यूज, हम क्या यूज़ करते हैं जब हम टू और मोर वर्ड्स को यूज़ करते हैं टू फॉर्म अ कंपाउंड, जोड़ने के लिए कंपाउंड नाउन और एडजेक्टिव, तो यहाँ पर हाइफन यूज़ करते हैं, सेमी कोलोन, कोलोन या ब्रैकेट। तो आप जो है ना, जैसा आपको सीखना है नॉन ये पंचुएशन मार्क, तो आप इसके सारे टाइप यूट्यूब पे सर्च करके आप इसको सीख लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, और ज़्यादा टफ नहीं है। इसके सिंबल आपको याद करना है, और कौन सा हाइफन होता है, कौन सा पंचुएशन मार्क होता है, कहाँ पर इसका यूज़ करते हैं, ये आप सर्च कर लीजिएगा। यहाँ पर हाइफन यूज़ होगा, ठीक है ना, जब हम 2 या 2 से अधिक जो है वर्ड्स को कंपाउंड नाउन या एडजेक्टिव में जोड़ने के लिए करते हैं, तो फॉर्म मतलब जोड़ने के लिए, बनाने के लिए। तो चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, यहाँ पर जो सुटेबल सबसे ज़्यादा है जो है एट होगा, एट, ठीक ना, कर्ड सेल्स एट रेस्ट 20 पर लीटर। यहाँ पर फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, देयर इज अ ब्रिज, यहाँ पर क्या यूज़ होगा, अक्रॉस का यूज़ होगा, जब हम एक ओर से दूसरी ओर के स्पर्श करते हुए, जैसे नदी जो है पानी को भी स्पर्श करता है, आपको पता, सॉरी पुल जो बनाते हैं नदी के ऊपर वो पानी को भी स्पर्श करता है, ये आपको भी पता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्रॉस का यूज़ होगा, इस पार से उस पार जब हम यूज़ करते हैं उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस विथ करेक्ट आंसर, डैश द बैड वेदर वी वेंट सेलिंग, मतलब कि क्या कहते हैं यहाँ पर, मौसम खराब होने के बावजूद हम जो है सेलिंग पर गए। सेलिंग का मतलब यहाँ पर यात्रा पर जाना, नाव चलाना, ठीक है ना, ये है यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सा जो है हम कंजक्शन यूज करेंगे, ये कंजक्शन दे रखा है, यहाँ पर के बावजूद के लिए हम जो कंजक्शन यूज करेंगे वो इन स्पाइट ऑफ करेंगे। वैसे ये प्रीपोजिशन है, लेकिन कंजक्शन में भी कई बार यूज होता है इन स्पाइट ऑफ, ठीक है ना, के बावजूद। कंबाइंड, देखिए यहाँ पर सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस पूछा गया है, कंबाइंड द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस में आपको जोड़ना है इसको। तो सिंपल सेंटेंस में चेंज करने के लिए फ्रेंड्स आपको पता है एंड अगर हम यूज़ कर लेंगे तो सिंपल सेंटेंस में नहीं होगा, यहाँ पर हमें यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सेंटेंस को आप समझिए, आई रीड द बुक, आई रिटर्न इट टू द लाइब्रेरी, मतलब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करोगे ना, रीड जो है ना आपको पता है फर्स्ट फॉर्म में भी सेम होता है, सेकंड में भी और थर्ड में भी। तो सेकंड और थर्ड को हम रेड पढ़ते हैं, रीड को रेड में हम पढ़ते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। तो ये पास्ट का है, तो हैविंग रेड द, हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, हैविंग रेड द बुक आई रिटर्न इट टू द लाइब्रेरी, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है ना, हैविंग का यूज यहाँ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब यहाँ पर है दिखावटी आंसू, ओके।
तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा प्रिटेंडिंग टू बी सिंपैथेटिक, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। बाय फिट्स एंड स्टार्स का मतलब है यहाँ पर इरेगुलरली, मतलब रुक रुक कर बारिश होना, इस तरीके से इसका यूज़ करते हैं। ये मैंने करवाया है फ्रेज बहुत सारे, लगभग 30-40 प्रीवियस ईयर के, और वही रिपीट होता है। तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है क्वेश्चंस कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। गो आफ्टर का मतलब फॉलो करना, टू फॉलो। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस से पूछा गया है, इसमें भी वही टेंस का खेल है। जैसे यू विल गेट द जॉब ऑन द कंडीशन दैट यू डैश हार्ड, मतलब आप इस शर्त पर जो है जॉब पाओगे बशर्ते आप कठिन परिश्रम करते हो। तो यहाँ पर जो यूज़ होगा यू वर्क हार्ड, ठीक है ना। यहाँ पर प्रेजेंट का वर्ब यूज़ होगा वर्क, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है द प्लेन विल टेक ऑफ, उड़ान भरना। मतलब टेक ऑफ का यूज़, ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ पता है हम कहाँ पर करते हैं, जब एक चीज़ दूसरे से अलग होता है, ठीक है ना। तो द प्लेन विल टेक ऑफ ऑन द टाइम प्रोवाइडेड दैट द रन वे, इस शर्त पर कि रनवे फ्री हो तब हवाई जहाज उड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर विल यूज़ किया गया है ना, तो इसको हम प्रेजेंट में बनाएंगे। अगर ये फ्यूचर में है तो दूसरा सेंटेंस उसके सटे हुए जो होगा वो हमारा प्रेजेंट में होगा। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इज फ्री, इज का यूज़ यहाँ पर हम कर सकते हैं, बिल्कुल। द रनवे इज फ्री जब हो तो यहाँ पर इज यूज़ होगा, ठीक है ना, प्रेजेंट में हम यूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओके फ्रेंड्स, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश कम। यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कीजिएगा फ्रेंड्स, ए नंबर ऑफ आपको देखने में लग रहा होगा यार ये सिंगुलर है, लेकिन उसके बाद जो नॉन यूज़ किया गया है ना यहाँ पर, ये प्लूरल में है। तो हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का यूज़ करेंगे, जबकि यहाँ पर मेन वर्ब तो दे रखा है, तो फिर उसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। ओके, तो यहाँ पर हम इज कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इज यहाँ पर सिंगुलर है, जबकि हमारा रूल क्या है, ए नंबर ऑफ के बाद कोई भी नॉन या प्रनॉन आएगा वो प्लूरल आएगा, और वर्ब जो आएगा वो भी प्लूरल में होगा। और वॉज भी नहीं यूज़ कर सकते, और ना ही हम हैज यूज़ कर सकते, क्योंकि सारे सिंगुलर है। जबकि मेन वर्ब या जो हेल्पिंग वर्ब हमारा आएगा वो प्लूरल में आएगा, तो हैव यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हैव प्लूरल में है। ओके, और तरीका, दूसरा तरीका पहचानने का ये है कि अगर समझ में ना आए आपको रूल, कुछ भी ना पता चले क्या हो सकता है, तो चारों में से कोई एक अलग होगा उसका आंसर। तो चारों में एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि हैव प्लूरल है, बाकी तीनों हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है, तो सबसे अलग वाला आपको आंसर लगा देना है इस तरीके से। ए लॉट ऑफ मिल्क डैश बॉट। अब यहाँ पर ए लॉट ऑफ मिल्क, यहाँ पर आपको पता है बात फ्रेंड्स, मिल्क को हम गिन नहीं सकते, तो इसके लिए यहाँ पर जो हम यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब वो इज यूज़ करेंगे। और दूसरा तरीका पहचानने किया है कि चारों में एक ऑप्शन अलग है। ये तीनों देखिए, आर, वर और आर बीइंग, ये तीनों प्लूरल में है, जबकि इज सिंगुलर में है, तो सबसे अलग वाला यहाँ पर हो जाएगा। और वैसे भी मिल के लिए यहाँ पर हम इज का ही यूज़ करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो इस तरीके से आपको पता लगाना है। और ये दोनों जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स है, जो कि लूसेंट्स से मैं ऑलरेडी करवाया हूँ पिछले साल। तो आपको बता देता हूँ, अगर आप सारी क्लासेस देखना चाहते हैं इंग्लिश के, तो आप चैनल पे आइएगा, उसके बाद आपको प्लेलिस्ट पर आना है, ठीक है ना। प्लेलिस्ट पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आप जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्क्रॉल करोगे आप, तो आपको 3rd नंबर पे इंग्लिश के सारे क्लासेस आपको मिल जाएगा, मैथ का भी मिल जाएगा, सोशल स्टडी, साइंस का भी मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने प्रीवियस ईयर के भी टॉपिक वाइज सारे मैंने जो है क्वेश्चंस करवा दिए हैं, तो आप लोग कर लीजिएगा फ्रेंड्स।